मैं मैनेज कर लूँ। मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, हो गई, चलो ठीक है। तो 0 डिग्री केल्विन माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा टेम्परेचर हम अचीव कर लें किसी सिस्टम के लिए, कोई सिस्टम है उसके अंदर गैस है और उसको हमने माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच दिया, या कह दो कि 0 केल्विन पे पहुंचा दिया, तो इसका एस का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब रियल में हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये तो कौन ही जाने। सर 0 डिग्री, एटम ही रुक, मतलब रैंडमनेस करना बंद कर दे, एटम रुक जाएंगे। हाँ सब, 0 एंट्रोपी का मतलब है एंटायर रेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हर चीज रुक जाएगी, 0 एंट्रोपी का ये मतलब। इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करना बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन इतना तो नहीं पता, क्योंकि ये ना हाइपोथेटिकल से कंसेप्ट है कि 0 केल्विन पे क्या होगा। ठीक है, 0 केल्विन पे क्या होगा ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी मैंने कभी नहीं कंफर्म नहीं किया कि 0 डिग्री अचीव किया गया है कि नहीं कभी 0 केल्विन। ठीक है, तो ये मैं बता दूंगा अभी क्लास के बाद। बाकी थर्ड लॉ का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि अगर 0 केल्विन हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है तो एंट्रोपी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी जा रही है कि पूरी दुनिया रुक जाएगी और ये सब चीजें, अभी चेक करके बता दूंगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इक्वल 0 केल्विन, एस इक्वल 0। ठीक है जी, ये बात आ गई। इससे ना हम एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस और सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट टेम्परेचर टी। हमें क्या करना है, हमारा जो डेल एस होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, डी क्यू रिवर्सिबल, इसका इंटीग्रेशन बाई टी, कहां से, टी इनिशियल से टी फाइनल तक। आप क्या करो, टी इनिशियल की वैल्यू मान लो 0 केल्विन और टी फाइनल क्या हो गया आपका, टी टेम्परेचर, जहां पे भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो अपने एंट्रोपी की। इसके लिए क्या होगा, जब आप इसको वैल्यूज को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 केल्विन, 0 केल्विन और ऊपर क्या आ जाएगा, टी। ठीक है, यहाँ पे टी आ गया। फिर मैंने क्या लिखा, अब ये डेल एस किसके बीच में आएगा, सर इनिशियल जो हमारी एंट्रोपी है सिस्टम की वो, और फाइनल, इन दोनों के बीच में हमारा डेल एस आ रहा होगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल इक्वल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी तक। ठीक है, अब क्या करो, एस फाइनल क्या है, एस फाइनल इज द एंट्रोपी एट टी, इसको लिख दो एस टी। ठीक है जी, एस इनिशियल क्या है, एंट्रोपी एट 0 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है जी, ये चीज आ गई, जैसे ही आई इसको कर दो 0। ठीक है, इसको 0 किया आपने तो आपके पास क्या आ गया, इसको भुला दो। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा कि आपको एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट टी टेम्परेचर, टी केल्विन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ठीक है जी, इसमें किसी को डाउट है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेटमेंट देता है, उसके बाद क्या फॉर्मूला देता है। सर एंट्रोपी डिफाइन कर दीजिए बच्चे, अगर कोई भी सिस्टम है ना उसके अंदर जो रैंडमनेस होती है, जो डिसऑर्डर होता है, उसका मेजरमेंट एंट्रोपी है। आप इसको सबसे बढ़िया समझ सकते हो गैस वर्सेस सॉलिड से। गैस जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर फैले होते हैं, उनका मोशन रैंडम होता है, उनकी वेलोसिटीज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उनकी पोजीशन जो है बार बार चेंज होती रहती है। जबकि सॉलिड को देखोगे आप, वो अपने लैटिस के अंदर एक गिवन पोजीशन के ऊपर रहता है, हायर टेम्परेचर्स के ऊपर जाके वो जरूर मूवमेंट शुरू करता है और वाइब्रेशनल मोशन ही करता है। वाइब्रेशनल मोशन कैसे होता है, जैसे कि एसएचएम लेफ्ट हैंड साइड पे जितना जाएगा उतना ही राइट हैंड साइड के ऊपर जाएगा। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड या ऑर्डर्ड वे में अपनी एग्जिस्टेंस रखते हैं। सर आपकी स्क्रीन की स्लाइड नीचे कर दो, ऊपर तो इक्विलिब्रियम की बात है ना, ये तो मैंने इसमें पढ़ाया है इसलिए दिखा रहा है। वंस मोर थर्ड लो बता दूंगा। ठीक है जी, तो आपका जो है लैटिस जो हमारा सॉलिड का होगा उसके अंदर एटम्स वहीं की वहीं अपना ऑर्डर मेंटेन रखते हैं, जबकि गैस के अंदर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता, मॉलिक्यूल्स कहीं भी घूम रहे होते, हम कहते हैं कि गैस की जो है एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है जी, और क्या बॉय समझ आ गया एंट्रोपी। और विकास कह रहे कि वंस मोर थर्ड लो, वंस मोर कर देते हैं। थर्ड लो कहता है कि अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर 0 केल्विन चला गया तो हमारा जो एंट्रोपी का वैल्यू आएगा उस सिस्टम के लिए वो 0 आएगा। ठीक है जी, 0 केल्विन, 0 जूल पर केल्विन। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चीज से एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने। ठीक है, डेरिवेशन क्लास के बाद बता दूंगा, 2-3 मिनट, हम आज बहुत ज्यादा लेट चल रहे हैं। ठीक है, क्लास के बाद दोबारा पूछ लेना, डेरिवेशन फिर से बता दूंगा, 10:30 के बाद पूरे फ्री है, चाहे 12 बजे तक पूछते रहना। ठीक है, और ये मेरे को याद है कि ये मेरे को आप लोगों को लिख के देना है, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं। समझ आ गया सबको? और अगर ये समझ ना आयो तो क्लास के बाद फिर से रिपीट कर दूंगा जिनको नहीं आया है।
रिकॉर्डिंग वगैरह बंद करके। ठीक है, आज पहले ही काफी लेट हो गए नेटवर्क वगैरह की वजह से। तो शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, टेबल ऑफ कंटेंट देख लो, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले समझेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझ लेंगे। उसके बाद इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझेंगे। आप लोगों की रिएक्शन की जहां तक मुझे लगता है एक ही समझ है कि आपका कोई भी आप चीज मिक्स करोगे ये रिएक्शन के हिसाब से, तो इसको जैसे ऐसे लिख दो H2 + O2, उससे H2O बना दो। ठीक है, हाफ O2, तो आप कहोगे कि कहीं भी से मैं H2 और O2 ले आऊं तो पक्का पक्का H2O बन जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही बता दूंगा, क्लास खत्म करके यहीं पे बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से लेट हुए, मेरी वजह से जल्दबाजी करनी पड़ रही तो मैं ही बता के जाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसा रिएक्शन आप कहोगे सर जितना H2 डालूंगा इसके हिसाब से जो बैलेंस हमारे इक्वेशन है उसके हिसाब से डालूंगा कि जी 1 मोल हाइड्रोजन का लेके आऊंगा, 0.5 मोल ऑक्सीजन का लेके आऊंगा और मेरे को मस्त 1 मोल H2O मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपका किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर रिएक्शन रुक जाए, आधा मोल आपका H2 का बच जाए और अकॉर्डिंगली -25 मोल H2O का बच जाए और आपका 0.5 मोल 0.25 आपका O2 का बच जाएगा और 0.5 H2O का बन चुका होगा। ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है जी, सुबह वाली क्लास का भेज दिया था। यानी कि रिएक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट हो। तो ऐसा जब होता है कि रिएक्शन हमेशा कंप्लीट ना हो तब हमारा एक कंसेप्ट आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का। ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्रोसेस, धीरे धीरे ये सारे सारे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि हमारा इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हमारा कोई भी सिस्टम है, इसके अंदर अगर कोई चेंज नहीं मिल रहा है, अगर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा, हो सकता है अगर चेंज ऑब्जर्व ना हो पाए, हमारे सिस्टम के अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व ना हो। ठीक है, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, इसको जरा एक रिएक्शन से समझते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा हूं, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा। A + B जो है C बनाते हैं। मान लो बच्चों T = 0 के ऊपर आप लोग इसके 2 मोल लेके आए, इसके भी 2 मोल लेके आए, तो T = 0 पर ये तो बना नहीं होगा। आपने जस्ट आपके बीकर के अंदर ये A और B ऐड किए। ठीक है जी, मैं कहता हूं किसी टाइम T के ऊपर हो सकता है 0.5 मोल इसका खर्च गया। अगर इसका 0.5 मोल खर्चा होगा तो B का कितना खर्चा होगा? सर इसका भी इतना ही खर्चा होगा क्योंकि इनका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। अच्छा, तो C कितना बना होगा उस टाइम के ऊपर? सर इतना ही बना होगा जितना खर्चा गया है A या B। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब मैं कहता हूं किसी टाइम T डैश पे, इसके बाद का कोई टाइम है, हो सकता है X मोल्स खर्च हो चुके हो, तो इसके भी X मोल खर्चे जाएंगे। ठीक है, और इसके जो है X मोल बन जाए। आप ये कहोगे कि सर किसी एक टाइम के ऊपर आके ऐसी सिचुएशन बन जानी चाहिए कि A + B C, सर ये 0-0 बच जाए। ठीक है, और ये 2 मोल बन जाए। ठीक है सर, ऐसी सिचुएशन बन जानी चाहिए। आप 2 मोल A के लेके आए थे, 2 मोल B के लेके आए थे, तो उनने हमारा 2 मोल C बना दिया। ठीक है जी, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है सर। मैं कहता हूं कि ऐसा पॉसिबल भी है कि इस बीकर के अंदर किसी टाइम के ऊपर आपका A + B 2 - X अमाउंट पड़ा और आपका C जो है वो X अमाउंट पड़ा और रिएक्शन बिल्कुल आगे ना बढ़ रहा हो। तुम कहोगे कि सर रिएक्शन तो आगे बढ़ना चाहिए, पूरा पूरा A + B खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ रिएक्शंस के अंदर ऐसा होता है कि हमारा रिएक्शन एक स्टेज के ऊपर आके रुक जाता है। वो जो स्टेज है ना, वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। वहां पे फिर आपको कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा आपके रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन में और आपके प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन के अंदर। ये वाली जो स्टेज होती है ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अरे पीसी की टेंशन मतलब ये 24 में तो बहुत देर चलेगा। ये बताओ इक्विलिब्रियम का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है कि क्या होता है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई शक आ रहा है तो बताओ। नो सर। इस पे टाइम देंगे कि एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। अब तक ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि मैं कोई भी रिएक्शन के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो रिएक्टेंट लेके आऊंगा तो मेरे पास पूरा पूरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सोनू जी बताइए, सोनू एंड आदित्य।
बोल दीजिए या लिख दीजिए, क्या डाउट है, आपने हैंड रेज किया, बताइए। वहां पे समझ नहीं आया लास्ट में जो बता रहे थे। ये वाला दोबारा सुन लो, ये कहानी, ये कहानी सुन जाओगे तो मेरी आगे की मेहनत बच जाएगी। मैं कहता हूं बच्चों, a प्लस बी से c बनाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, बीकर के अंदर a डाल दिया, बीकर के अंदर b डाल दिया, कितना कितना डाला, 2-2 मोल डाला, 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, ठीक है जी। अगर इसके 2 मोल डाले, इसके 2-2 मोल, ये t इक्वल 0 के ऊपर ये सिचुएशन है, और उस टाइम के ऊपर इसके कितने मोल होंगे, 0, क्योंकि सर अभी तो ए और बी डाल लिया आपने, ये रिएक्शन शुरू करेंगे और फिर सी बनाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूं टी इक्वल टी समय के ऊपर हो सकता है ए के अंदर से 0.4 मोल रिएक्ट कर गए, तो बी के अंदर से कितने रिएक्ट करेंगे, इतना समझ में आता है कि इसके अंदर से भी यही उतने ही मोल रिएक्ट करेंगे जितने ए के रिएक्ट किए हैं, क्योंकि ए और बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन दोनों के आगे यहाँ पे 1 लिख रखा है, ठीक है, 1 है, सी के आगे भी 1 है, तो जितना ए खर्च होगा उतना ही बी खर्च होगा, और जितने ए और बी खर्च हुए उतना ही सी बनेगा, ठीक है। इस LHS इक्वल RHS इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं कि LHS RHS के इक्वल हो जाए। अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम क्या कहोगे कि सर हमारा जो रिएक्शन है a प्लस बी से सी, ये 2 मोल लिए थे ना सर आपने, तो इसका इक्विलिब्रियम कब आना चाहिए, जब सर यहाँ पे 1 मोल हो जाए, यहाँ पे 1 मोल हो जाए, यहाँ पे 1 मोल हो जाए, LHS इक्वल RHS से, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी बात होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है, आगे हमें समझ में आएगा कि किस कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम हमारा आएगा, उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो सब चीजें बाद में आएंगी, काफी बाद में आएंगी, अभी ये तो समझा जाए कि कोई रिएक्शन किसी टाइम पे आके टी क्या है, ये वाला टी जो है टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, बड़ा टी लिखना, अभी अभी थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये टी इक्वल T1 और ये टी इक्वल 0, ये टी क्या है, टाइम, टी इक्वल टाइम, ठीक है जी। किसी टाइम के ऊपर ऐसा होगा तो आपका सी कितना बनेगा, 0.5 मोल। उसके बाद टी इक्वल T2 के ऊपर मैंने कोई जनरल एक्स मान लिया कि इतना मोल मेरा ए खर्च हो चुका होगा, उसके बाद बेटा इतना मोल मेरा बी खर्च हो चुका होगा, और मेरा बन क्या होगा, सी एक्स मोल, ठीक है। यानी कि अब बीकर के अंदर क्या सिचुएशन होगी, बीकर के अंदर सर ऐसी सिचुएशन होगी कि आपका यहाँ पे ए प्लस बी पड़ा हुआ है सर, ए बी और सी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। कितना कितना पड़ा हुआ है सर, ए पड़ा हुआ है 2 माइनस एक्स मोल, सर बी भी 2 माइनस एक्स मोल पड़ा हुआ है, और सर सी भी सी एक्स मोल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जो है हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि सर रिएक्शन जो है ना पूरा खत्म होता है कि आप ए प्लस बी लेके आओगे, इससे सी बनाओ, ठीक है। तो या तो सर आपने इसके 2-2 मोल लिए, तो ये थोड़ी देर बाद आपको कैसा दे देगा कि ये 0 और ये 2 मोल। या फिर सर ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में ले आओगे तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, लेकिन उस केस के अंदर भी एक पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा। मान लो सर आप ये 3 मोल ले आए ना, तो ये 2 मोल लेके आए, तो सर शुरू में ये 0 होगा, सर एक 0 हो जाएगा, फिर रिएक्शन करने के लिए कोई नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ना आपका 2 मोल बन चुका होगा। हमें ये समझ में आता है कि रिएक्शन तब रुकता है जब हमारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रिएक्शन तब रुकता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका इक्विलिब्रियम सारे के सारे रिएक्टेंट्स खत्म होने के एंड पे आता है, वो रिएक्शंस इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में चलते हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट होने के जस्ट लैंड मोमेंट के ऊपर इक्विलिब्रियम देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में ही रुक जाते हैं, फिर ना इधर जाता है कंसंट्रेशन, ना इधर जाता है, वहीं पे रिएक्शन रुक गया, जितना रिएक्टेंट है, जितना भी अमाउंट है, वो वैसे का वैसा रहेगा, कितनी भी देर उठा के देख लेना, जितना आपका प्रोडक्ट बन चुका है वो उतना ही मिलेगा, अब नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस टाइप के रिएक्शन क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो जी, किन किन ने कहा था कि रिपीट कर दो, समझ आया? यस सर, आगे समझ। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कोई चीज होती है जब हमारे कोई ऐसे रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की अमाउंट जो है कांस्टेंट हो जाए, ठीक है जी, ओके। चलो ये बात समझ आ गई। अब ऊपर देखते शीट में क्या क्या लिख रखा है। शीट के अंदर कहते हैं वही चीज है शीट के अंदर जो मैंने बताई है, मैंने अपने तरीके से बताई है, सीक्वेंस का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले मैं बच्चों को रिवर्सिबल रिएक्शन समझाता हूँ। जब रिवर्सिबल रिएक्शन दिखेगी तभी वो इक्विलिब्रियम समझेगा।
पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन डायनेमिक वगैरह देख लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले एक बार रिवर्सिबल रिएक्शन समझी जाती है। अब देखो क्या कह रहा है, नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस, नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस। तो आप रिएक्शन के अंदर क्या ही ऑब्जर्व कर सकते हो, बीकर आपके सामने रखा होगा, आप अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनकी कंसंट्रेशन या अमाउंट ही तो ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर ये चीज चेंज ना हो, ये जो है जनरल डेफिनेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं है। जो हमारा इक्विलिब्रियम है फिजिक्स में भी हो सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी होते हैं। फिजिक्स में भी तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, फिजिक्स का इक्विलिब्रियम कैसा होता है, एक तो होता है कि एफ नेट जीरो हो जाए, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देगा, और एक होता है कि टॉर्क नेट जीरो हो जाए, पता नहीं तुमने रोटेशन पढ़ा है कि नहीं, तो ये हमको रोटेशनल इक्विलिब्रियम दे देगा, ठीक है। ये दोनों जब होंगे तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम आता है, ऐसा कुछ होता है फिजिक्स में। हमारे यहाँ इक्विलिब्रियम कब आता है, जब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनकी अमाउंट या कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, ठीक है जी। अब एक चीज की बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तुम्हें रिवर्सिबल तो समझ में आ गया, बिल्कुल। आर के आर वो कह रहे सर एफ नेट जीरो हो जाए, रिवर्सिबल समझ में आ गया। इरिवर्सिबल बता दूंगा, इरिवर्सिबल कुछ भी नहीं है। इरिवर्सिबल का मतलब सिर्फ इतना सा है, ए प्लस बी सी, 2 मोल लिए, 2 मोल लिए, और यहाँ पे 0 मोल तक, टाइम क्या है t इक्वल 0, t इक्वल सम t1 के ऊपर, ये खत्म ये खत्म, ये 2 मोल बन जाएगा, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट होती है रिएक्शन, बीच में नहीं रुकती, रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी भाई साहब, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन बीच में रुक जाएगी कहीं पे, रिवर्सिबल रिएक्शन बीच में रुक जाएगी। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है साथ साथ लिखते जाना, मेरे रुकने का वेट मत करना, ठीक है, क्योंकि मैंने 20 मिनट बाद बात करें तो मेरे को वो कवर भी करना है। चलो जी, अब जो है डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताएं, इसने पहले क्या दिखा रखा है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। शीट यार मैंने देखी नहीं एक्चुअली, तुम्हारे सामने बना रहा था ना, इसको सेट करा था, इसलिए दिक्कत है, अगली बार देख आऊंगा कहाँ क्या है। इसने सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन बता रहा है, कहते ही है ना एक ही डायरेक्शन में समझेंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन से, पहले भी तुम्हें कुछ समझा दूं तभी तुम इसको समझोगे। देखो जब हमारा ये इक्विलिब्रियम आता है ना, यहाँ पे देखो शुरू में हम रिएक्शन क्या कह रहे थे, ए से ए प्लस बी से सी बन रहा है, ठीक है। एक टाइम पर क्या होगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि मेरे इस बीकर को देखो, इसके अंदर मान लो ए 2 मोल पड़ा है, बी जो है वो भी 2 मोल पड़ा है, और सी जो है ये भी 2 मोल पड़ा है। इस ए और बी के अंदर से इनको अगर रिएक्ट करेंगे तो सेम अमाउंट में रिएक्ट करेंगे, मैं कहूंगा 0.5 प्लस 0.5 मोल ए के और बी के उठ के आए, इनने क्या किया सी बना दिया। तो आप कहोगे सर अब तो ए और बी की जो है वैल्यू घट जाएगी, चेंज हो जाएगी, मैं कहता हूँ नहीं होगी। तो सर क्यों नहीं होगी बच्चे, ये जो सी है ना इसके अंदर से 0.5 मोल सी उठ के आएगा और वो वापस ए प्लस बी में टूट जाएगा, ठीक है जी। अब इसको देखो, इन सारी बातों को लिख के देखते हैं। मैंने कहा ए प्लस बी 0.5 मोल खर्च हुए, तो उसके साथ क्या हुआ, हाँ जी शुभम बोलिए, सी 0.5 मोल बन गया। दूसरी साइड क्या हुआ, जब मैंने सी वाला रिएक्शन लिखा मैंने कहा कि सी 0.5 मोल खर्च हुआ, उससे क्या हुआ ए प्लस बी बन गया, 0.5 मोल बन गया। जो भी कोई माइक ओपन कर रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, खुल के बोलो, क्या दिक्कत क्या शंका आ रही है। इन दो बातों को देखो, क्या हुआ कि मैंने 0.5 मींस रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट, बिल्कुल रिएक्शन विल नॉट गेट कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हो सकता है आप इसका इक्विलिब्रियम पुश कर सकते हो आप किसी भी चीज का, लेकिन आपको टेम्परेचर वगैरह ये सब चेंज करने पड़ेंगे। अभी जो कंडीशन है जहां पे ये रुक गया वहां पे अगर आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो तो ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है जी। अगर आप कोई चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो तो ये वैसे का वैसा रहेगा, जहां पे रुक गया ए और बी एक सदी बाद आना उतने के उतने मिले, ठीक है। आइडियल कंडीशन मान रहे, रियल कंडीशन के अंदर तो
हमारे रिएक्शन के जो एनवायरमेंट है वो अपने आप चेंज हो जाता है। तो हो सकता है उसके अंदर आपको a प्लस बी की वैल्यू चेंज मिल जाएगी, लेकिन आप एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करो जिसके अंदर जो है आपका कभी भी कंडीशंस चेंज ना हो, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सर हाउ डू वी गेट टू नो दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम? आपको पता चल रहा है ना कि जितनी आपकी ए प्लस बी, ए और बी जितने हैं, रिएक्टेंट जितने हैं उतने के उतने हैं। रिएक्टेंट सिंपल जो आपकी अब तक की अंडरस्टैंडिंग कोई रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट खर्च होएगा और आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा। थोड़ी देर बाद रिएक्टेंट घटने लगेगा ना, तो आपको अगर रिएक्टेंट घटता ही नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट बढ़ता ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है जी, ओके। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा देखो, देखो ए और बी की वैल्यू ना बढ़े ना घटे और ना ही सी की बढ़े ना घटे। ये दो तरीके से, एक तो क्या है रिएक्शन होना ही बंद हो जाए, बंद हो जाए, या फिर जितना प्रोडक्ट बने उतना ही खर्च हो जाए, उतना ही खर्च हो जाए, तो भी उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगी। ऐसा ही हमारा रिएक्टेंट के साथ भी होगा कि जितना वो खर्च हो उतना ही वापस बन जाए, तो भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है। यानी सर दो तरीके से इक्विलिब्रियम आ सकता है, या तो हमारा रिएक्शन ही रुक जाए, या फिर सर ऐसा हो कि जितने रिएक्टेंट खर्च हो रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट बन जाए, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही खर्च हो जाए। समझ में आ रही है बात कि इक्विलिब्रियम जो आ रहा है, वैल्यूज कांस्टेंट हो रही है, वो कैसे होते हैं, किस दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं कहता हूँ केमिस्ट्री के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसा नहीं हो रहा, नीचे वाला जो पार्ट है ना ऐसा होता है कि रिएक्टेंट बन रहे हैं खर्च हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं खर्च रहे हैं। ठीक है, ये वाला होता है। अब देखो दो चीजें, डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखो फिजिक्स के अंदर जो है, फिजिक्स के अंदर डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम की मतलब है एफ नेट इक्वल 0। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशनल का बता रहा हूं। इसका मतलब देखो, एक तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, v इक्वल रेस्ट, कोई मोशन ही नहीं हो रहा। इसका एक और मतलब हो सकता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। वो क्या हो सकता है, कोई बताएगा मेरे को? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या केस मिलेगा वेलोसिटी के लिए? कांस्टेंट। इक्वल कांस्टेंट। और कोई इस बात से अगर एग्री ना करता हूं, सर एफ नेट 0 होने का एक और केस हो सकता है जिसके अंदर वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो, कोई नहीं ऐसा, तो बच्चों दूसरा केस होता है v इक्वल। ठीक है, इसी बात को रिलेट करके आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैसा होगा, रिएक्शन बंद ही हो जाए, ये वाला बंद ही हो जाए, एक ही वाली कंडीशन पॉसिबल है। दूसरी की कंडीशन पॉसिबल वैसा, स्टैटिक के बाद दूसरा क्या आ सकता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये वो है जो मैंने करके दिखाया, रिएक्टेंट यूज्ड इक्वल रिएक्टेंट फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो बोलो क्या समझ में आया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसा होता है और स्टैटिक कैसा होता है? किसी को शक है तो बताओ भाई। कोई शक कोई यस सर, शक क्या तो बताओ। क्लियर? यस। सिलेबस की चिंता मत करो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा पहले दिन ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बात इस बात को, तुम्हारा दिमाग इस बात को डाइजेस्ट करे। बिल्कुल जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। घनश्याम जी क्या बताऊं, ये बताओ सर से पूरी। एग्जांपल भी हाँ एग्जांपल्स है ना, ये देखो अभी तो मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे आता और पॉइंट्स पढ़ाता कि ऐसे ऐसे रिएक्शन के अंदर ये होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझ में आया, डायनिक और स्टैटिक। पहले ये बात समझ में आई कि आपके ए और बी की वैल्यू, ए एंड बी रिएक्टेंट्स जो थे, इनका कांस्टेंट होना एंड सी प्रोडक्ट का कांस्टेंट होना दो तरीके से पॉसिबल है। पहला तरीका क्या होता है कि रिएक्शन ही बंद हो जाए, दूसरा क्या होता है
कि जितना प्रोडक्ट बने उतना ही खर्च हो जाए। एंड जितना रिएक्टेंट खर्च हो उतना ही बन जाए। बोलो घनश्याम एंड शाह मोहम्मद जी, बताओ क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों कि यस कांस्टेंट होने के दो तरीके हैं। आई तेरे को तो आ गई, मेरे को पता। घनश्याम और जिनने रिपीट करने के लिए बोला, दो बच्चों ने, शाह मोहम्मद और घनश्याम चौहान जी ने, ये बताए कि इतनी यहां तक की बात सर क्लियर एक है। बार और बता दो। हाँ, एक बार और बताऊं? सर एक बार रिपीट कर दो। एग्जाम्पल लेके Yes. मत ये कोई मसला है। एग्जाम्पल ये रहा यार, इससे अच्छा क्या एग्जाम्पल होगा, मैं कह रहा हूँ। अगर तुमको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए तो 2 मिनट रुक जाओ, फिर रिएक्शन दिख जाएंगे, ठीक है? ऐसे करके रिएक्शन दिखा रखे, लेकिन पहले तुमको, क्योंकि इरिवर्सिबल के अंदर क्या बोल रखा है कि 2 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हो, एक डायरेक्शन होगी और रिवर्सिबल के अंदर 2 होंगी। वो 2 डायरेक्शन तो देख लोगी कैसे आती है। वो 2 डायरेक्शन ऐसे आ रही है कि आपका A प्लस बी यहां से C जा रहा है, जितना A प्लस बी से C खर्च होके C बनेगा उतना ही C से वापिस A प्लस बी बन जाएगा। ये 2 डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन आएगा इसके लिए, और इसके लिए आएगा रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड, ठीक है? ये वाली डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये वाली क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये तो रिएक्शन जो है A प्लस बी का कांस्टेंट होने के 2 तरीके हैं। या तो रिएक्शन ही रुक जाए तो A प्लस बी रुक जाएंगे खर्च होने, ठीक है? या फिर दूसरा क्या है कि जितना खर्च हुआ उतना ही वापस बन जाए। इस वाले रिएक्शन से वापस बनेगा, जो नीचे वाला है इससे ना, इससे तो अगर 0.5 मोल दोनों के खर्च हुए तो इससे उतने के उतने बन जाएंगे वापिस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है? इतना बोला है। उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम बताया, डायनेमिक और स्टैटिक हो सकता है। तो जब ये वाला केस है कि रिएक्शन ही बंद हो जाए, रिएक्शन बंद हो जाए, दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड इफ सेकंड केस जो ये वाला है, जितना बनेगा उतना खर्च होएगा, दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शंस तो चल रहे हैं लेकिन उनसे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पा रही है, ठीक है जी? बताओ समझ आया? यस यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई। अब मैंने तुम्हें यह भी बता दिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, एक बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गए। अब आ जाओ, अब इन दोनों को अलग अलग एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, क्या क्या हो रहा है, देखेंगे कि क्या क्या समझ में आया। रिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल पढ़ते हैं, ठीक है? रिवर्सिबल पहले समझ में आता है, फिर इरिवर्सिबल आता है। कहते हैं रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करे, बैकवर्ड में भी और फॉरवर्ड में भी, वो क्या अपना रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीशन। मैंने बोल दिया कि रिएक्शन तो चल रहा होगा लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होने बंद हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं बनेगा। कहता है प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन। सी जो प्रोडक्ट था वो फिर से रिएक्ट करके A प्लस बी बना जाएगा। तुम कहोगे सर वो तो अकेला है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? एक चीज 2 चीजों में टूटना भी रिएक्शन ही कहलाता है, ठीक है जी? ये हो गया अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट। ऐसा जब होगा, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, वो कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पे पक्का आएगा, ठीक है जी? ये बात हो गई। इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से ये दोनों रिएक्शन, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? N2O2 और NO2 एक स्टेज के ऊपर आके कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन इक्वल स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, वो चलती रहेगी हमेशा। बस चलती रहेगी, इधर भी बढ़ता रहेगा उधर भी बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की इक्वल हो जाए। उसे हाँ, रोक नहीं सकते रिएक्शन को किसी तरह फिर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक तरीके से रोक सकते हो, मैं बताता हूँ। A और B को अलग कर लो और C को अलग कर लो, फिर रुक जाए। समझे? A और B को अलग कर लो, C को अलग कर लो, तब रुक जाए। सर ये कैसे होगा? हाँ, सर ये ये कैसे कैसे हो? हो? ये पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए बताया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका C जो है, आपका C जो है वो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनने लग जाए, ठीक है? तो आप उसको सॉलिड को उठा के बाहर लेके आ सकते हो, या फिर
गैस बनने लग जाए सी, तो एस्केप कर जाएगा। लेकिन उस केस के अंदर भी ना रिएक्शन आपका इरिवर्सिबल बन जाएगा। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ए प्लस बी और सी की जो कंसंट्रेशन है ना आपके बीकर के अंदर, इनका एक रेशो होता है। जब वो रेशो मेंटेन हो जाएगा ना तभी इक्विलिब्रियम आता है। अगर आपने सी को बाहर निकाल दिया एक बीकर से, तो फिर ए और बी रिएक्ट करके फिर से सी बना लेंगे। ऐसे इतना सी बनाएंगे कि उनका फिर से वही रेशो आ जाए। ठीक है, तो ए और बी रिएक्ट करते रहेंगे। ठीक है, सी वापस टूटना बंद कर देगा, ये जरूर है। बोलो, समझ में आ रहा है? सर बी को निकाल दे तो? सी को निकाल लोगे तो वही तो कह रहा हूँ, आपने बीकर के अंदर से क्या किया? सर बी को निकाल दे। हाँ, तो नहीं होएगा, ये सही आइडिया भाई। आप बी को अलग कर लो तो फिर ए से सी नहीं बनने वाला। लेकिन सी से ए प्लस बी बनना शुरू हो जाएगा तब, बन जाएगा। क्योंकि रिवर्सिबल डायरेक्शन है। इस रिएक्शन करने का फायदा क्या है जब कुछ प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा हमें तो? है ना, मिल तो गया। मेरा तो सही, मेरा तो सही। थोड़ा सा प्रोडक्ट सी, जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो तुम्हारा ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? तुमने 2 मोल इसके लिए, 2 मोल इसके लिए, और इसका कितना लिया? स्टार्टिंग में 0 रहेगा। हो सकता है इक्विलिब्रियम कब आ रहा हो? 0.1 मोल ये, 0.1 मोल ये, और ये कितना बन गया? 1.9 मोल। इतना प्रोडक्ट मिल गया यार तुमको, बताओ। इसको बाहर निकाल लो, यूज कर लो। उसके बाद ये 0.1 0.1 फिर से रिएक्ट करना शुरू करेंगे, और ये कितना बना देंगे? 0.19 मोल। इसको भी बाहर निकाल लो। यहाँ पे 1.9 मोल था, और इसके अंदर कितना बनेगा? 0.1 0.1 का कितना लगा रहा हूँ? 19, 0.8085 इतना बन जाएगा। अभी समझ में आएगा कैसे इतना बन रहा है? ये लो, टोटल कितना हो गया? 1.985। और करते जाओगे, बार बार निकालते जाओ, आप 2 की तरफ जरूर पहुंचोगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होएगा। आपका कभी 2 नहीं बनेगा, चाहे आप 1.99999 ऐसी वैल्यूज पे जाते जाओगे, लेकिन 2 नहीं बनेगा कभी, पूरा का पूरा। तो ये तो काफी सही है। तुम्हारा लॉस कितना हुआ? 2 के अंदर से 0.1 का लॉस हुआ। वो भी तब हुआ जब आप इसको सेपरेट ना कर सको सी को। अगर कर सकते हो तो फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर से 0.085 मोल दे देगा। समझ में आया शुभम क्या फायदा है? मैंने ये थोड़ी कहा कि इक्विलिब्रियम बिल्कुल बीच में आएगा कि 1 मोल इसका, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो हर बार 1 मोल बेकार चले जाए। कहीं भी आ सकता है इक्विलिब्रियम, कहाँ आएगा ये आगे पढ़ेंगे। अपने सवालों को थोड़ा सा रोक के रखो, हर चीज का जवाब मिलेगा। चैप्टर इसीलिए तो है, ऐसा बता के थोड़े छोड़ दूंगा कि ऐसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, सब बताया जाए। यहाँ तक क्लियर? रिवर्सिबल क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवर्सिबल क्लियर। अगर तुम सी को बाहर, ए प्लस बी को बाहर निकाल लोगे, तो फिर सी से कुछ ना कुछ ए प्लस बी बन जाएगा, क्योंकि सी की भी टेंडेंसी है। इक्विलिब्रियम चाहते हैं, ये सिर्फ इतना चाहते हैं, ऐसे टाइप की कोई रिएक्शन होगी कि ए और बी का एक रेशियो आए, वो रेशियो ये अटेन करके ही रुकेंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं रुकेगी। और जब वो अटेन कर लेंगे उसके बाद रिएक्शन ही लेगी नहीं। चलो जी चलो, अब तो अगर तुम बी को हटा दोगे तो सी कुछ ना कुछ फिर से ए प्लस बी बना देगा। ठीक है, तो जो पहले का ए बचा हुआ है वो दोनों इसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, रिवर्सिबल पूरा समझ में आ गया। उसके बाद किसकी बात करेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है ए की डायरेक्शन में चलता है। ए की डायरेक्शन का मतलब है ए से बी, और ये सी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम आ रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल ए और बी टेंडिंग 0 अमाउंट पे लाके, यानी 0.00000000000 इनफाइनाइट टाइम्स 0। उसके बाद मान लो 1 आ रहा है। इतना मोल अगर हमारे ए और बी का बच गया, मान लो 2 एटम बच गए, वहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो हम बोल देते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, पूरा का पूरा एक डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है जी, इरिवर्सिबल ऐसा होता है। आता है इरिवर्सिबल के अंदर भी इक्विलिब्रियम, लेकिन बिल्कुल एंड होने पे आता है। जब एंड होने से जस्ट थोड़ा सा पहले का मोमेंट होगा, 2 मॉलिक्यूल बच गए, वो लास्ट में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा बोल सकते हो वहां पे इक्विलिब्रियम आया, वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन आपका रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। चलो जी, रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। थोड़े से बच जाएंगे, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट, तो ऐसा बोलते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाएंगे, तो एक डायरेक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स अगेन। आपको दिखेगा नहीं, अगर आपके 1.9999
इनफाइनाइट टाइम्स 9, इतना प्रोडक्ट बन गया। इसके अंदर से 0 पॉइंट ये वाला जो इतना अमाउंट है ये वापस a प्लस बी में जा रहा होगा, उतने a प्लस बी दोबारा ये बना रहा होगा। तो ये आपको दिखेगा थोड़ी, आपको सीधे दिखेगा कि मेरा a प्लस बी ऑलमोस्ट गायब हो चुका है और b सॉरी c ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है प्रोडक्ट। तो आपको उसके अंदर कोई चीज नहीं दिखेगा, आप कहोगे कि ये बन चुका है, हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका और अपना बाहर निकाल दूंगा, प्रोडक्ट सेपरेट कर लो। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ये एक मतलब हाइपोथेटिकल सी बात है कि हाँ जब बिल्कुल एंडिंग वाला पॉइंट होगा या तो कह दो तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इसका जो है के इक्विलिब्रियम जब आता है तो के इक्विलिब्रियम आता है इनफाइनाइट। के इक्विलिब्रियम क्या होता है कि सी का और ए और बी के जो भी कंसेंट्रेशन है उनका रेशियो। तो सी तो मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू बनेगा, लेकिन ए और बी कितने हो गए हैं 0.0000। अगर आप लिख दोगे कि पूरा का पूरा खत्म हो गया 0 और 0, तो फिर इसका के इक्विलिब्रियम डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि सम फाइनाइट नंबर, ये सब तुम लिमिट में पढ़ोगे, डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम आएगा, ये वो चीज है जो डिसाइड करती है कि किस रेशियो के ऊपर आपके रिएक्शन रुक जाएगा। जैसे कि मैं कहूं, देखो तुम्हारे सवाल ना चैप्टर को जल्दी खत्म करने की तरह, तुम सवाल पूछ देता हूँ, मैं आगे की जवाब बता दूंगा, आगे टॉपिक है फिर कह दूंगा ये पढ़ा है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा रोक। मैं कहता हूँ a प्लस बी, ये रिएक्शन चल रहा है, a कितना बना हुआ है x मोल, y मोल और ये z मोल। किसी टाइम के ऊपर जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और मेरी वैल्यूज ऐसे करके रुक गई, ठीक है जी, मैं कहता हूँ इस टाइम इक्विलिब्रियम है। तो हमें एक चीज डिफाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम वो क्या होता है बच्चों, सी का कंसंट्रेशन, ठीक है जी। कंसंट्रेशन निकालने बताऊंगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। हालांकि तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ भूल गए होंगे और समय हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा मोलैरिटी, एक दो सवाल मोलैरिटी के करा दूंगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सी की कंसंट्रेशन क्या है z और ए की क्या आ जाएगी x इंटू वाई। ये इसका के इक्विलिब्रियम आ गया। हो सकता है आप इनके अंदर से कुछ कुछ वैल्यूज हटाओ। राहुल कुमार क्या हो गया, नींद आ रही है यार, इतना बोर तो नहीं कर रहा मैं। गाना सुनो, खत्म होने वाली है वैसे क्लास, 5 मिनट और झेल लो, रात हो रही है मैं समझ रहा हूं, तो 5 मिनट रुक जाओ, खत्म तो कर दूं। तो एक ये बच्चों के इक्विलिब्रियम नाम का रेशियो होता है, इसकी जो वैल्यू है ये बुक में लिखी हुई होती है एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके। इससे हम बता सकते हैं कि किस टाइम के ऊपर रिएक्शन रुकेगा। अगर इसकी वैल्यू में कहूं कि इनफाइनाइट है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, वो कब हो रही होगी जब ये दोनों की दोनों ऑलमोस्ट 0 चली जाएंगे। ऐसा वाला केस बच्चों इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि हमारा रिएक्शन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट मतलब कंप्लीट पे पहुंच गया है, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जब इनफाइनाइट आती है तो हमारा प्रोडक्ट जो है कंप्लीट बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुका है जितना बन चुका था, और ए और बी भी ऑलमोस्ट गायब हो गए। तो ये बात अब डिबेटेबल है कि आप कहोगे कि इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता, क्योंकि जो ये टेंडिंग 0 और इनफाइनाइट टाइप की बातें होती है ना, ये असर्टेन होती है, ठीक है। हो रहा है नहीं हो रहा है वो किसी ने नहीं देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाला चक्कर होता है। ये हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये जो है आपका मतलब थ्योरी कंप्लीट हो गई, सारी बातें बता दी मैंने इसके अंदर, ये भी दिखा दिया, इतना ही होता है। ये बच्चा आपकी रिएक्शंस है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है इरिवर्सिबल, और प्रेसिपिटेशन क्यों होती है, टाइम के साथ धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है। जब समझ में आएगा कि प्रेसिपिटेट बनने की वजह से वो हमारा रिएक्शन के बाहर चला गया, अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के। क्लास यहीं तक है, ठीक है। इतना टाइम नहीं हुआ है तो ठीक है, हम बैठे रहेंगे, नो इश्यू। जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं बस।